नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5, जिसमें इस भाग में हम कंटिन्यू करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पिछले भाग में हमने पढ़े थे अभ्यास प्रश्न। तो आज अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसके अंदर आपको बताना है कि दिए गए प्राचीन नामों का मिलान आज के मौजूद क्षेत्रों से करें। तो ये नाम हमें मिले कहाँ थे? ये लिखे गए थे महाभारत के अंदर। तो भारत का जो साहित्य है उसके अंदर ये सारे नाम लिखे गए थे, जिनको आज किस क्षेत्रों से संबोधित किया जाना है या फिर जाता है, आपको उसका मिलान करना है। तो परीक्षा में आप उत्तर कैसे लिखेंगे? तो पहले आपको लिखना है स्तंभ ए, स्तंभ बी। अब पहला जैसे लिख लीजिए, यहाँ पर कश्मीर लिख दिया आपने, फिर आगे इसका उत्तर क्या लिखेंगे? डी और कश्मीर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, ताकि स्तंभ ए के सामने जो आप मिलान कर रहे हो वो आपको क्रिस क्रॉस में ऐसे नहीं करना है, वो पहली दूसरी के बच्चे करते हैं। तो इसका सही उत्तर जानते हैं कि कश्मीर आज क्या है? कश्मीर या फिर कश्मीर सेम ही क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का भाग है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। वंग किस क्षेत्र को बोला जाता है? बंगाल को। वंग आज बंगाल के क्षेत्र के अंदर है, या फिर लगभग बंगाल को ही वंग नाम से जाना जाता था। प्रागज्योतिष किसका नाम था? आज का जो असम है उसको प्रागज्योतिष नाम से बोला जाता था। कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात के अंदर है, तो 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। आखिरी है केरल, और इसका उत्तर तो इसके आगे ही है। केरल, केरल क्या है? भारत का एक राज्य है जो कि दक्षिण भारत के अंदर है। तो इसका सही मिलान आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। फॉर्मेट ऐसे रहेगा, पहले लिखना है कश्मीर, फिर आगे उत्तर आ जाएगा डी कश्मीर, कुरुक्षेत्र, आगे सी हरियाणा, वंग, फिर वंग के आगे बंगाल लिख दीजिएगा, और प्रागज्योतिष के आगे असम, कच्छ के आगे कच्छ ही लिखना है, केरल के आगे भी केरल ही लिखना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला कथन देखते हैं, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैंधव नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है 7 नदियों की भूमि। सप्त अर्थात 7, उदाहरण के लिए सप्त ऋषि जो कि आसमान में 7 तारे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। और सैंधव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वो हुई थी सिंधु शब्द से, जो कि एक नदी है। आगे बढ़ते हैं, सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका तात्पर्य किस नदी से है? देखो पीछे क्वेश्चन में हमने बात ही की है कि सिंधु शब्द जिसका तात्पर्य सिंधु नदी से है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सिंधु नदी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जामुन के पेड़ को रिक्त स्थान पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो जामुन के पेड़ के लिए इस्तेमाल किए गए थे हमारे प्राचीन भारत के ग्रंथों में? तो इसका सही उत्तर है जम्बुल वृक्ष, मालाबार प्लम, या फिर जामुन वृक्ष। ये 3 नाम है जो कि जामुन के पेड़ के लिए इस्तेमाल किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में भारत को रिक्त स्थान लिखा जाता है, जबकि दक्षिण में इसे अक्सर खालिस्तान लिखा जाता है। तो उत्तर भारत के अंदर भारत को क्या लिखा जाता है? भारत, जबकि दक्षिण में क्या लिखा जाता है? भारतम। लेकिन इनका मतलब क्या है? एक समान है। आगे बढ़ते हैं, फारसी लोग भारत को खालिस्तान कहते थे। फारसी लोगों ने भारत को कई नामों से बुलाया, जैसे कि हिंद, हिदू और हिंदू। अब यहाँ फिर से बच्चों याद कर लीजिए, हिंदू शब्द से हमारा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द पड़ा था भौगोलिक दृष्टि से, अर्थात सिंधु नाम से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र, ना कि इसका अर्थ या फिर लेना देना किसी धर्म से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन यूनानियों ने हमारे क्षेत्र का नाम खालिस्तान रखा था। यूनानियों ने भी कई सारे नाम रखे थे, जिसके अंदर इंडोई या फिर इंडिके है। इन्होंने अब इंडोई या इंडिके क्यों लिखा था? क्योंकि यूनानियों की भाषा के अंदर ह शब्द था ही नहीं, तो इन्होंने इंडोई और इंडिके नाम का प्रयोग कर लिया। प्राचीन चीन निवासी भारत को खालिस्तान कहते थे। फिर चीनियों ने भी अपनी भाषा के अनुसार भारत का नाम निकाला, जिसमें यिंतु और यिंदू थे। देख सकते हैं आप, ये भी हिंदू से या फिर सिंधु से ही पड़ा है। बेसिकली ये सिंधु से पड़ा है, तो सारे नाम जो है वो सिंधु नदी के आधार पर। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी हमारे प्राचीन भारत की दृष्टि से देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। भारत की दृष्टि से नहीं कह के आप भारतीय उपमहाद्वीप कहिए,
क्यों? क्योंकि सिंधु नदी उस टाइम पर एक महत्वपूर्ण नदी थी जिसके आसपास और भी कई सारी नदियां थी। फिर भारत का नाम क्या पड़ा था? सप्त सैंधव पड़ा था। उसके बाद कई अन्य नाम भी जानने में आए। अगला है, सिंधु से व्युत्पन्न चीनी शब्द खालिस्तान का अर्थ है रिक्त स्थान। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है सिंधु से व्युत्पन्न चीनी शब्द तियंजू, जिसका अर्थ क्या है? स्वर्ग तुल्य स्वामी। चीनियों ने सिंधु वाले क्षेत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है स्वर्ग तुल्य स्वामी। आप इसकी तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से की गई है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की। अगला है, हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग खालिस्तान शिलालेख में किया गया था। अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम 2-3 बार कर भी चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था, फिर हमने इस प्रश्न को हल भी किया था। एक और बार रिक्त स्थान में पूछा गया है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कौन से शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है फारसी शिलालेख के अंदर, जो कि कुछ हजार वर्षों पहले प्रयोग में लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हम भारत को कैसे परिभाषित करते हैं? भारत को कैसे परिभाषित किया गया है? तो भारत दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विविधता कैसे? जैसे कि हमारे भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, बहुत सारी नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना आदि। तो ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। 3 महत्व हो गए, खासकर सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व के लिए किसको जाना जाता है? हमारे भारत को जाना जाता है, जो कि दक्षिण एशिया के अंदर है। इसे अक्सर विविधता में एकता की भूमि भी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो हमारे भारत की विविधता क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर हमें विविधता दिखाई देती है। अब चाहे वो भौतिक दृष्टि से देखो, सांस्कृतिक दृष्टि से देखो, या फिर धर्म के आधार पर भी अगर देखो, तो जैन, बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम सब लोग हमारे भारत में रहते हैं। तो भारत क्या है? विविधता में एकता वाला देश या फिर एकता की भूमि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्राचीन नाम क्या थे? किसने किसने भारत की यात्रा की थी या भारत के बारे में लिखा था? जैसे कि फारसी, चीनी, यूनानी और भी कई सारे लैंग्वेजेस में या फिर भाषाओं के अंदर भारत का नाम जो था उसकी उत्पत्ति हुई थी, या फिर अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि फ्रेंच भाषा हो गई या फिर अंग्रेजी भाषा हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इतिहास में भारत के कई नाम रहे हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, इंडोई इंडी के, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, और भी थे कई सारे, यिंदू, यिंतु, हिंदू। तो ये सारे नाम इतिहास के अंदर भारत के लिए प्रयोग में लिए गए थे। सप्त सैंधव शब्द का क्या अर्थ है? सप्त का अर्थ होता है 7। तो सप्त सैंधव, सैंधव किस नाम से पड़ा था? तो ये पड़ा था सिंधु नदी से। तो सप्त सैंधव से हमारा यहाँ पर मतलब है 7 नदियों से। सप्त सैंधव का अर्थ है 7 नदियों की भूमि। याद रखिएगा सप्त सैंधव, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। महाभारत में भारत को किन नामों से संदर्भित किया गया है? महाभारत में भी भारत के लिए कई नाम प्रयोग में लिए गए थे, जैसे कि भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। और इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द क्या दर्शाते हैं या फिर इनका अर्थ क्या है? भारतवर्ष नाम किससे पड़ा था? वो पड़ा था भरत का देश। भरत का देश अर्थात ये एक लोगों का मुख्य वैदिक समूह था जिसको भरत बोला जाता है। बाद में कई सारे अन्य राजाओं को भी भरत बुलाया गया, जिससे ये नाम पड़ा था भारतवर्ष। जम्बूद्वीप का क्या अर्थ है? जामुन के वृक्ष के फल का द्वीप। और बाद में इस जम्बूद्वीप को या फिर जामुन के वृक्ष को कई अन्य नाम से भी जाना गया, जैसे कि मालाबार प्लम और जम्बूजी वृक्ष आदि। आगे बढ़ते हैं। संविधान में या फिर संविधान के हिंदी संस्करण में भारत को संबोधित करने के लिए किस वाक्यांश का प्रयोग किया गया? याद रखिएगा बच्चों, संविधान में भारत के लिए प्रयोग किया गया था भारत अर्थात इंडिया। क्या? भारत अर्थात इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और वो अपने साथ क्या लेकर गया? तो वो चीनी यात्री जो भारत के अंदर आया था उसका नाम था वेनसांग। कब आया था? लगभग 7वीं सामान्य संवत या फिर 7वीं सीई, ईसा के जन्म के बाद का समय है ये। उन्होंने भारत की यात्रा की थी और वो 17 साल बाद वापस चीन लौटे हैं। तो सोचिए यात्रा कितनी लंबी रही होगी
और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया होगा। खासकर इनको बौद्ध धर्म के अंदर या फिर बौद्ध ग्रंथों के अंदर ज्यादा रुचि थी, तो इन्होंने बौद्ध ग्रंथों को ही क्या किया, एकत्रित किया और उन्हें अपने साथ चीन ले गए। फिर क्या किया उन्होंने, ये जो बौद्ध ग्रंथ थे वो संस्कृत के अंदर लिखे हुए थे, तो संस्कृत में लिखे होने के कारण चीनी तो उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, चीनी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया। किसने, वेनसांग ने, जो कि लगभग 7वीं सामान्य संवत के टाइम पर भारत के अंदर आए थे। आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि भारत भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम बन गया था? तो ये हमें कहाँ पता लगा था, ये पता लगा था विष्णु पुराण के अंदर विष्णु पुराण के अंदर क्या लिखा गया था कि महासागर के उत्तर में और महान पर्वत के दक्षिण में। अब यहाँ पर महासागर कौन सा था, हिंद महासागर कह सकते हैं, या फिर आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी बोल सकते हैं। और पर्वत के दक्षिण में महान पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो कि विष्णु पुराण के अंदर लिखा हुआ था। ये मेनली संस्कृत में लिखा गया था, फिर इसका अनुवाद हिंदी में भी किया गया, जिसके अनुसार हमने समझा था इस पाठ के अंदर कि ऐसा क्षेत्र या फिर भारतीय उपमहाद्वीप वो क्षेत्र है जो कि उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है और दक्षिण के अंदर महासागर से घिरा हुआ है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।